दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय नंबर 6 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें हम वर्ग को समझेंगे। यहाँ पर हमने वर्ग का चित्र बनाया हुआ है। वर्ग की क्या होती है, जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा बराबर भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर हम इस वाले वर्ग की बात नहीं करेंगे। इस अध्याय में हम वर्ग संख्याओं की बात करेंगे। तो जो वर्ग संख्याएं होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ग संख्याओं को हम पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बोलते हैं। अब हम वर्ग संख्याओं को समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 3, 3 हमारी एक संख्या है। अब हम 3 की घातांक 2 लिख देते हैं। 3 की घातांक 2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 3 का वर्ग बोलेंगे। अब हम इसे हल करते हैं। 3 की घातांक 2 लिखिए, इसका मतलब क्या है कि हमें 3 का गुणा 2 बार करना है। तो करते हैं, 3 गुणित 3 बराबर क्या होगा, 9 आ जाएगा। तो जो हमें ये 9 मिला, ये क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी प्रकार हम 4 लेते हैं। अब 4 की भी घातांक हम 2 लिखते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 4 का वर्ग बराबर 4 गुणित 4, तो क्या आ जाएगा, 16। तो 16 भी क्या है, एक वर्ग संख्या है। अब हम इसे परिभाषा से समझते हैं। क्या है हमारी परिभाषा, एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है। जहाँ n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। तो हम n बराबर क्या ले लेते हैं, n बराबर हमने 2 लिया। n बराबर हमने 2 लिया, तो हमें n स्क्वायर निकालना है। तो हमने n स्क्वायर लिखा, n की जगह पर क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। तो n की जगह पर हमने 2 रख दिया। हम यहाँ पर n की घातांक 2 है, इसलिए हम 2 की घातांक भी 2 कर देंगे। इसे हल करेंगे तो 2 की घातांक 2 लिखिए, मतलब 2 का वर्ग। तो 2 की घातांक 2 है, मतलब 2 का गुणा हमें कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 2 गुणित 2 करा हमने, तो क्या है, 4 आया। तो ये जो 4 मिला, ये 4 क्या है, हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यही हमारा एम है। इस तो जो एम है वो भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। हमने बोला ना कि एम एक प्राकृत संख्या है, और जो एन है वो भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो 4 भी एक प्राकृत संख्या है और 2 भी एक प्राकृत संख्या है। तो हम एम को क्या बोलेंगे, एक वर्ग संख्या बोलेंगे। अब हमने यहाँ पर 1 से लगाकर 10 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। 1 का जब हम वर्ग करेंगे, मतलब 1 की घातांक 2, तो 1 की घातांक 2 है, मतलब 1 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार। तो 1 गुणित 1 बराबर क्या हुआ, 1। इसी प्रकार 2 का जब वर्ग निकलेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 का क्या आएगा, 9 आएगा। 4 का वर्ग क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग 25 आ जाएगा। 6 का वर्ग 36 आ जाएगा। और 7 का वर्ग क्या आएगा, 49। और 8 का 64 आ जाएगा। 9 का वर्ग आ जाएगा 81। और 10 का वर्ग क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये सब क्या हमारी वर्ग संख्या है। क्या है, वर्ग संख्या है। और वर्ग संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 और 4 के बीच में तो 2 भी आता है और 3 भी आता है। तो जो हमारा 2 है और 3 है वो वर्ग संख्याएं नहीं है। वर्ग संख्याएं केवल यही है, 1, 4, 9, 16 से लगाकर 100 तक। इनके बीच में जो भी संख्या आ रही है वो हमारी वर्ग संख्याएं नहीं होती है। अब हम वर्ग संख्याओं के गुणधर्म देखेंगे। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म, तो यहाँ पर इस सारणी में हमने 1 से लगाकर 20 तक के वर्ग लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का वर्ग क्या होता है, 9, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का वर्ग क्या होता है, 121 होता है, 12 का 144 वर्ग होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है, और 17 का 289 होता है, और 18 का 324 होता है, और 19 का क्या होता है, 361 होता है, और 20 का क्या होता है, 400 होता है। तो हमने 1 से 20 के वर्ग अभी देखे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारी ये वर्ग संख्या है, ये जो हमारी वर्ग संख्या है, इनमें जो इकाई का अंक है, ये हमारे इकाई के अंक होते हैं ये सब। तो इकाई के अंक हमेशा क्या होते हैं, 0 होगा या 1, 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। क्या क्या होगा, 0, 1, 4,
5, 6, 9 होगा। तो हम देखते हैं कि 1 है हमारा, 4 भी है, 9 भी है, 6 भी है इकाई का स्थान, 5 भी है, 6 भी है, 9 भी है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहाँ पर कहीं पर भी हमें 2 नहीं दिख रहा है, 3 भी नहीं दिख रहा है और 7 भी नहीं दिख रहा है और 8 भी नहीं दिख रहा है। केवल इकाई के अंक में क्या होता है, इकाई के अंक में 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 9 होता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 1 है हमारा, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 2, 3, 7, 8 तो कहीं पर भी नहीं है। तो वर्ग संख्याओं का पहला गुणधर्म क्या होता है कि वर्ग संख्याओं में इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही होता है। वही संख्याएं वर्ग संख्याएं कहलाती है। तो इसे हम देखते हैं। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक यानी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या होता है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 पर समाप्त होती है। तो वह एक वर्ग संख्या है। मतलब जो संख्या है जिनका इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होगा, जो भी हमने सारणी में देखा, वो संख्या क्या होगी, वर्ग संख्याएं होगी। और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होगा, वो वर्ग संख्याएं नहीं होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि 122, तो 122 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो 122 हमारी वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 है। और अभी हमने देखा कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है, वो वर्ग संख्याएं नहीं होती। अब हम दूसरी सारणी देखते हैं। तो दूसरी सारणी में क्या लिखा है, 1 का वर्ग 1 होता है, 9 का 81, 11 का 121 और 19 का 361 होता है। तो इस सभी अंकों में हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 9 है। मतलब जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 या फिर 9 होता है, उनका जब हम वर्ग करते हैं तो उनके वर्ग में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इसमें हमने क्या समझा कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 या फिर 9 होता है, क्या होता है, 1 या फिर 9, उनका वर्ग करने पर उनके वर्ग में जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है, तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में क्या आएगा, 1 आता है। तो ये भी हमने यहाँ पर समझा। अब वर्ग संख्याओं का तीसरा गुणधर्म क्या होता है, इसे भी हम सारणी से समझते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 4, 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 6 का 36, 14 का 196, 16 का 256। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 4, 6 होता है, क्या होता है, 4 और 6 होता है, उन संख्याओं का जब हम वर्ग करते हैं तो उनमें इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा, 4 या फिर 6 होगा, उनका वर्ग करने पर उनके इकाई अंक में क्या होगा, हमेशा 6 आएगा। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है तीसरे वाले गुणधर्म में कि यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 4 या 6 आता है, क्या आता है, 4 या 6 आता है, तो इसकी वर्ग संख्या के अंत में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इनका जब वर्ग करा तो वर्ग संख्या के अंत में क्या आया, 6 आया। ये आपको तीसरा गुणधर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वर्ग संख्याओं के चौथे गुणधर्म पर जाते हैं। अब वर्ग संख्याओं का चौथा गुणधर्म क्या है, सम संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं एवं विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि हम कोई सम संख्या लेंगे, जैसे कि 4 हमारी एक सम संख्या है, और जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, हमें 4 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें 16 आएगा। तो जो 16 है वो भी क्या है, एक सम संख्या है, और 4 भी एक सम संख्या है। इसी प्रकार अब हम विषम संख्या का देखते हैं कि जैसे कि कोई हमारे पास विषम संख्या दी हुई, जैसे कि 5 है, तो जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या आएगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। मतलब कि 5 भी विषम संख्या है, और जब हमने 5 का वर्ग करा तो हमें 25 मिला, तो 25 भी क्या है, एक विषम संख्या है। तो चौथा जो गुणधर्म है वो क्या बोला है कि सम संख्याओं के वर्ग सम संख्या होती है। ये सम संख्या का वर्ग सम संख्या हुई, 4 का वर्ग 16 हुआ, 4 भी एक सम संख्या है और 16 भी एक सम संख्या है। फिर क्या बोल रहा है, विषम संख्याओं के वर्ग विषम संख्याएं प्राप्त होती है। तो 5 भी एक विषम संख्या है
और 25 भी एक विषम संख्या है। तो चौथा गुणधर्म भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला गुणधर्म देखते हैं। अब हम इस वाली सारणी को देखते हैं। यहाँ पर संख्या लिखी हुई जैसे कि 10, और जब हम 10 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और जब हम 100 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 10,000 मिलेगा। इसी प्रकार हम 1,000 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि इस वाली संख्या में एक जीरो था तो उसके वर्ग करने पर कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए। यहाँ पर 100 है तो 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो उसके वर्ग करने पर कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई। अब जब हमने 1,000 का वर्ग करा, मतलब यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ पर कितनी जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है कि जिन संख्याओं में जितने जीरो है उनके वर्ग करने पर उनके जीरो कैसे हो रहे, दुगने हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो 2 हो रहे हैं, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 4 जीरो हो गए, और यहाँ पर 3 जीरो है तो 6 जीरो हो गए, तो दुगने हो रहे ना। तो हमारा जो वर्ग संख्याओं का जो 5वां गुणधर्म है उसे हम पढ़ते हैं। एक संख्या के अंत में शून्यों की संख्या, जैसे कि कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, और कुछ भी हो सकती है, तो होने पर उनके वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या कैसे हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। जैसे कि 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो कितने हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएंगे, और यदि कहीं 4 जीरो है तो वहाँ पर 8 जीरो हो जाएंगे। अब हमने अभी वर्ग संख्याओं के गुणधर्म देखे। अब हम अगला जो हमारा इसमें वर्ग संख्या में टॉपिक है उस पर जाते हैं। क्या है हमारा अगला टॉपिक, विषम संख्याओं का जोड़। जो विषम संख्याएं होती हैं उनका हम जोड़ कैसे करें, तो उसका एक सूत्र होता है कि n विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ बराबर n स्क्वायर। तो आपको पता है कि विषम संख्याएं हमारी कैसी होती है, 1 3 5 7, और इसके अलावा 9 11 13 15 और आदि, ये सब हमारी क्या है, विषम संख्याएं होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि विषम संख्याओं का जब हम जोड़ करेंगे तो वो इस वाले सूत्र से करेंगे, n बराबर n स्क्वायर सूत्र से हम करेंगे। यहाँ पर n क्या है, विषम संख्याओं के नंबर है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 1 ले ली, 3 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। ये क्या है, हमारे सब विषम संख्या है। और n का मतलब क्या है कि विषम संख्या कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 विषम संख्या है हमारे पास, तो इसलिए हम n स्क्वायर करेंगे। तो सूत्र हमारा n बराबर n स्क्वायर है। तो n कितना है हमारा, 4 है ना। कितनी विषम संख्या है, 1 2 3 4 विषम संख्या है। तो n स्क्वायर जब हम करेंगे तो n की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 4 रख दिया, और स्क्वायर पहले से दिया हुआ है तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया। मतलब 4 का जब हमने स्क्वायर करा तो क्या आया, 16 आया। मतलब कि जब हम इन विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। और ये हमने किससे निकाला, डायरेक्ट हमने सूत्र से निकाल लिया। और इसे हम जोड़ के भी दे सकते हैं, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो हमने इन सबको जोड़ा तो क्या आया, 16 आया हमारे पास। और ये हमने किससे निकाला, सूत्र से निकाला। अब एक और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया और 9 ले लिया, ये सब हमारी क्या है, विषम संख्या है। अब हम इनका जोड़ करते हैं, किससे करते हैं, सूत्र लगा के करते हैं, n बराबर n स्क्वायर सूत्र से करते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, विषम संख्याओं के नंबर। तो कितनी विषम संख्याएं दी हुई यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5 विषम संख्याएं दी हुई, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। कर दिया हमने 5 का वर्ग, तो जब हम 5 का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। अब हम यदि वर्ग संख्याओं के बीच की हमें संख्याएं निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं, दो वर्ग संख्याएं n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच 2n संख्याएं है जो वर्ग संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला कि n और n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 2n संख्या है। और ये जो 2n संख्या है ये क्या है, वर्ग संख्या है नहीं है। इसे हम समझते हैं। तो हमने n बराबर यहाँ पर क्या लिया, n बराबर हम लेंगे 3 ले लेंगे। तो n बराबर हमने 3 लिया। अब n स्क्वायर निकालना है तो हमने लिख दिया n स्क्वायर, n की जगह पर हमने 3 लिया है तो लिख दिया 3, 3 की घाता 2। तो जब 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा। अब n+1 का स्क्वायर निकालना हमें, तो
n+1 का स्क्वायर निकालेंगे तो n बराबर तो क्या हमारा 3 है, और जब 3 में 1 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 9 और 16 के बीच में संख्याएं निकालनी है। 9 और 16 के बीच में संख्याएं निकालनी है। तो ये हम सूत्र से निकालेंगे कि यदि हमें n² और n+1 के स्क्वायर के बीच की संख्याएं निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, 2n संख्या से निकालेंगे। तो लिख दिया यहाँ पर हमने 2n, तो लिखा 2 और n की जगह पर क्या रख दिया, n बराबर हमने क्या रखा था, 3 रखा था, तो n की जगह पर हमने 3 रख दिया। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। तो 9 और 16 के बीच में कितनी संख्या है, 9 और 16 के बीच में 6 संख्या है। ये हमने सूत्र से डायरेक्ट निकाल ली। अब हम देखते हैं 9 और 16 के बीच में संख्या है, तो लिख लिया हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो 9 और 16 के बीच में हमारी कितनी संख्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या हुई। तो ये हम डायरेक्ट सूत्र से भी निकाल सकते हैं। अब इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। यहाँ पर हम n बराबर ले लेंगे 4। क्या ले लेंगे, n बराबर 4। तो हमें n² निकालना है, तो n की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। n की जगह पर हमने रख दिया 4। अब 4 का वर्ग है तो 4 का वर्ग कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 4 × 4 बराबर 16 आ जाएगा। अब हमें n+1 का होल वर्ग निकालना है, तो n की जगह पर हमने क्या रखा, n बराबर तो हमारा 4 है, तो n बराबर 4 रखेंगे +1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम, 5 का वर्ग लिख देंगे, बराबर 5 × 5 बराबर 25। तो अब हम क्या करेंगे, 16 और 25 के बीच की संख्या निकालेंगे। 16 और 25 के बीच में संख्या है, तो कैसे निकालेंगे, 2n संख्या निकलेगी हमारे 16 और 25 के बीच में। तो रख देंगे 2, या गुणात का चिन्ह है तो गुणित का चिन्ह लगा देंगे, और n बराबर क्या है हमारा, n बराबर हमने 4 माना है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा। तो 16 और 25 के बीच में कितनी संख्या आएगी, 8 संख्या आएगी। और ये हमने कैसे निकाला, सूत्र से निकाला। अब हम निकाल के देखते हैं। ये हमारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो 16 और 25 के बीच में संख्याएं देखते हैं कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्या आई। और ये हमने डायरेक्ट सूत्र से ही निकाल लिया। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने वर्ग संख्याओं को देखा कि वर्ग संख्याएं क्या होती है और वर्ग संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में समझा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।